हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ इन्वेंट्री चैप्टर का एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। और भी दो चार इलस्ट्रेशंस और रिकॉर्ड करूँगा। अब एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड क्या है? ये बोलता है कि अगर मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है तो मैं क्या करूँ, जो मेरी इन्वेंट्री है ना उसकी मैं एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस निकालूं और उसमें से जितना मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है ना वो अगर मैं डिडक्ट कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा कॉस्ट आ जाएगी। तो मैं लेट सपोज मेरे पास इन्वेंट्री बची है चिप्स की मतलब अब जो भी इन्वेंट्री बची है उसका मैं पहले सेलिंग प्राइस निकाल दूं, फिर जो मेरा नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रहता है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है अगर आप समझ पा रहे हो, ठीक। अगर सेल्स में से मैं अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो बचेगा वो सिर्फ कॉस्ट बचेगा। तो इस तरीके से भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो सकती है। तो अपन इस चीज को इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं, वो हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी ये वाली चीज, ठीक है। अब illustration number 5, Messes X, Y and Z are in retail businesses. Following information are obtained from their records for the year ended this, है ना। goods received from suppliers, ठीक है। कितने रुपए का सामान आया मेरे पास, अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो सामान आया कितने रुपए आया, परचेजेस जो मेरे पास है वो कितने रुपए की है, 15,75,000 रुपए की, है ना। अगर ये क्वेश्चन में देखा हमें, ठीक है, वो क्या देखा, 15,75,000 रुपए। सिमिलरली उसमें सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस, मतलब इसमें अभी ये जो दे रखा है ना 15,75,500, ये ग्रॉस अमाउंट है, ठीक है। इसमें से अभी ट्रेड डिस्काउंट और सेल टैक्स, देखो ट्रेड डिस्काउंट तो क्या होगा, वैल्यू में से माइनस होगा, ठीक है, और सेल टैक्स क्या होगा, वैल्यू में ऐड होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो मेरी वैल्यूएशन कैसे होगी, अगर आप देखो 3% ट्रेड डिस्काउंट है और सेल टैक्स कितना है, अगर मैं देखूँ क्वेश्चन बोलता है कि सेल टैक्स है 11%, तो इसका मतलब अगर आप समझ पा रहे हो यहाँ पे, तो परचेजेस में से मैं क्या माइनस करूंगा, मैंने बोला मैं ट्रेड डिस्काउंट माइनस करूंगा, ठीक है। तो परचेजेस में से मैं ट्रेड डिस्काउंट माइनस करूंगा, कितना परसेंटेज है ट्रेड डिस्काउंट है मेरा 3%, तो इसका 3% मैं माइनस करूंगा, तो 47,250 रुपीज मैं माइनस करूंगा, ठीक है। अब जो मेरा क्या आया, नेट अमाउंट आया, ठीक है, नेट अमाउंट, ठीक है। ये जो नेट अमाउंट है ना, इसके ऊपर ही मेरा सेल टैक्स चार्ज होता है, क्योंकि सेल टैक्स किसके ऊपर चार्ज होता है, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसके ऊपर टैक्सेस जोड़ेगी, टैक्स एट द रेट ऑफ 11%। तो 11% के हिसाब से इसके ऊपर अभी टैक्स जुड़ेगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं देखूँ तो 11% के हिसाब से टैक्स इतना जुड़ा। तो अगर मैं टोटल परचेजेस देखूँ तो टोटल परचेज कितनी हुई मेरे पास, ठीक है। तो टोटल परचेज हुई मेरे पास, अगर आप देखो तो दिस प्लस दिस। अब आप याद करो कि मैंने इस टैक्स को वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में क्यों जोड़ा। अगर मैंने आपको सबसे फर्स्ट क्लास में क्या समझाया था, इन्वेंट्री में हमेशा नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हमेशा ऐड होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने आपको पहले समझाया था, जितने भी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं ना वो ऑलवेज फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट होते हैं। मतलब जैसे देखो जितने भी जो भी नॉन रिफंडेबल, अब हम ये मानते हैं कि सेल टैक्स है ना उसका नॉन रिफंडेबल है, तो हमने इसलिए इसे वैल्यू में ऐड किया। तो मेरी जो परचेजेस हुई वो अमाउंट कितना हो गया, 169,5803, है ना। अगर आप देखो तो हमारा जो एक्चुअल में अगर आप देखो तो ये 157,500 नहीं है, 500 भी है ये, ठीक है। अगर आप देखो 15,75,500 अमाउंट है, तो उस हिसाब से कॉरेस्पॉन्डिंगली नीचे भी चेंज हो जाएगा, तो ये 15,75,500 रुपए है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। मतलब क्या हुआ, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा क्योंकि ये तो पैसा मुझे देना ही नहीं पड़ा, और सेल टैक्स ऐड होगा। क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल टैक्स है, मतलब जिसका मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब क्या होता है, मैं इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता हूं और जो मेरी लाइबिलिटी होगी उससे मैं नॉक ऑफ कर सकता हूं। ये वो वाला फंडा नहीं है, तो मतलब इसका जो हमें क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, तो ये इट विल ऑलवेज फॉर्म पार्ट ऑफ माई क्या बोलते हैं इन्वेंट्री। अब आप सिमिलरली आप समझो पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, तो ये भी हमेशा इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा। क्यों ये पार्ट बनेगा, अगर आप समझ पा रहे हो इस चीज को, क्यों ये पार्ट बनेगा, ये वो खर्चा है विच इज नेसेसरी टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। मतलब ये खर्चा जरूरी था उस इन्वेंट्री को सप्लायर के वहां से यहाँ पे लाने के लिए, तो इसलिए इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ दी, है ना, परचेजेस। मतलब ये टोटल खर्चा कितना हो गया, 87,500। मतलब अगर मैं देखूँ तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा जो खर्चा है 178,3841, मतलब 17,83,841 रुपए, ठीक है। अब आप देखो इस माल में से मैंने क्या किया, सेल ड्यूरिंग द ईयर, इसमें से कितना मैंने सेल किया, इसमें मैंने सेल ड्यूरिंग द ईयर किया मैंने 22,45,500, अच्छा ठीक है। मैंने सेल ड्यूरिंग द ईयर कितना किया, 22,45,500, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने सेल ड्यूरिंग द ईयर। अब जो मेरे पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बची है ना उसकी सेल प्राइस क्या है, तो अगर मान लो ये मेरा टोटल आइटम सेल हो जाता, सेल प्राइस ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री इतने हैं, तो 2,35,000 रुपए। तो अगर मैं देखो आप अब ध्यान से समझना, अब देखो अगर मेरा ये टोटल आइटम सेल हो जाता तो मेरा क्या रहता जीपी मार्जिन। अगर आप देखो तो मेरा जो जीपी मार्जिन रहता इतने की
इतना या माल मैं सेल कर देता जो मैंने परचेज किया था 178,3841 में, मतलब मैं इतना प्रॉफिट कमा लेता, इतना प्रॉफिट मैं कमा लेता। तो अगर ये मैं प्रॉफिट किसके ऊपर कमाता, ऑब्वियस सी बात है सेल प्राइस के ऊपर। तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हुआ ना वो हुआ 28.0854%। ठीक है, अगर आप ये देख सकते हो 28.085%। तो अगर मैं ये परसेंटेज अप्लाई कर दूं आपकी इस सेल के ऊपर, तो ये आ जाता है, अगर आप देखो है ना, अच्छा 2 मिनट है ना, अगर मैं ये परसेंटेज आपकी, अगर 1 मिनट को है ना, ये परसेंटेज जो है, ये परसेंटेज अगर मैं इसके इस सेल के ऊपर जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की सेल वैल्यू है उसके ऊपर अप्लाई कर दूं, तो इसका मतलब क्या आता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है जो इस सेल के अंदर छुपा, मतलब जो ये क्लोजिंग स्टॉक है ना उसके अंदर छुपा हुआ है। तो जो मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होगी ना वो होगी 2,35,000 माइनस 66,000। तो मेरी जो वैल्यूएशन होगी 1,68,000, मतलब 1,69,000 बन गया अल्टीमेटली। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो मेरी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो वैल्यूएशन होगी 1,68,988। तो ये ऑलमोस्ट वही चीज़ आ जाती है। तो आपको क्या समझना है, 28.095, मतलब अब ये एग्जैक्ट, अगर आप एग्जैक्ट माइनस करते हो तो आपकी जो फिगर आएगी वो यही आएगी। ठीक है, तो ये आपका जो परसेंटेज है ना वो 28.0, अगर आप देखो तो 6966 है ना। तो अपना एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड क्या बोलता है, सिंपल ये बोलता है कि पहले आप ये मानो जितनी भी आपने परचेज करी थी अगर आप वो पूरी सेल कर देते तो कितना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता, ऑब्वियस ही बात है। फिर आपने जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डिराइव किया वो आप उस इन्वेंट्री की, वो जो इन्वेंट्री की सेल वैल्यू बची हुई है उसमें से आप वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर दीजिए, तो आपकी क्या आ जाएगी, आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन आ जाएगी। मतलब आप पहले क्या करो, टोटल परचेजेस उठाओ, टोटल परचेजेस में से जो आपने सेल कर दी, मतलब जो आपकी एक्चुअल सेल्स है ना, तो आपने क्या किया, टोटल परचेजेस आ रही है आपके पास। अगर आप ये माल पूरा सेल कर देते इंक्लूडिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री तो आपके कितना जीपी मार्जिन होता, आपने वो निकाला। फिर वो जीपी मार्जिन निकाल के आपने क्या किया, उस जीपी मार्जिन को आपने जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की सेल वैल्यू है उसमें से वो माइनस कर दिया, तो इससे आपकी क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ गई। अगर आप समझ पा रहे हो ये चीज़ तो है ना। अब अपन ये, अगर आप अपन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं, तो इसमें बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज यूजिंग द एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। अब वो सेल्स ड्यूरिंग द ईयर क्या है, 2 लाख रुपए की, कॉस्ट ऑफ परचेजेस क्या है 2 लाख रुपए की, अगर आप देख पा रहे हो, और क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस क्या है 50,000 रुपए की। मतलब मैंने कितनी परचेजेस करी, अगर आप ये वाली इलस्ट्रेशन देखो तो जो मेरी परचेजेस है, परचेजेस कितने की है, वो मेरी परचेजेस है 2 लाख रुपए की मेरी परचेजेस है। ठीक है, 2 लाख रुपए की मेरी परचेजेस है। और अब मैंने बोला अगर ये मैं पूरा माल सेल कर देता तो 2 लाख रुपए तो मैंने एक्चुअल में सेल कर दी, लेकिन अब आप समझो क्लोजिंग स्टॉक एट सेल वैल्यू, मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को भी अगर मैं सेल कर देता, क्लोजिंग स्टॉक को भी अगर मैं सेल कर देता तो मुझे कितने रुपए मिलते, मुझे 50,000 रुपए और मिल जाते। तो मतलब मैं क्या करता, अगर 2 लाख का माल मतलब मैं 2.5 लाख में बेच सकता था। तो अगर मैं देखूँ तो मेरा जीपी मार्जिन क्या हुआ, अगर मैं पूरे 2 लाख का माल अगर मैं 2.5 लाख में बेच सकता था तो मुझे 2.5 लाख माइनस 2 लाख रुपए, कितने रुपए प्रॉफिट हुआ, ये कितने पे प्रॉफिट हुआ। अगर मैं सेल प्राइस पे इसका प्रॉफिट निकालूं तो मुझे 20% है ना, मुझे देखो तो आप 20% प्रॉफिट हुआ है, तो 20% प्रॉफिट हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है इसमें से मैं ये 20% माइनस कर दूंगा, 20% इसका 50,000 का, तो मतलब 40,000 विल बी द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, है ना। अगर आप देखो तो ये 40,000 विल बी द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है कि आप क्या करो, टोटल परचेजेस लो, टोटल सेल लो, इंक्लूडिंग जो परचेज का माल अभी सेल नहीं भी हुआ वो भी लो। फिर आपका क्या निकला, जीपी मार्जिन। जीपी मार्जिन को क्या करो, जीपी मार्जिन आप डिडक्ट कर दो, किसमें से, जो सेल, अब जो आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा ना उसमें से डिडक्ट कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब अपन सीखने जाएंगे कि अगर देखो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस कंजम्पशन कर दूं तो क्लोजिंग स्टॉक बन जाता है, आपको पता ही है। तो अगर आप ओपनिंग में इस साल की परचेजेस जोड़ दो और जितना माल इस साल कंज्यूम हुआ है वो माइनस कर दो तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। ये आपको हमेशा से सिखाया गया है। तो ओपनिंग प्लस परचेजेस मतलब जो शुरू में आ रहा था इन्वेंट्री प्लस इस साल जो मैंने परचेजेस करी वो वाली, और अगर मैं उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूं, उसमें से अगर मैं कंजम्पशन माइनस कर दूं, कंजम्पशन क्या होती है, जो मैंने माल बेचा उसकी जो कॉस्ट थी ना वो कंजम्पशन होती है। मतलब क्या होता है
मैंने जैसे ओपनिंग स्टॉक आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब मान लो मैंने 10,000 यूनिट्स परचेज करी, तो वो परचेजेस हो गई। लेकिन अब आप समझो 1,000 यूनिट्स पहले की थी, 10,000 मैंने परचेज करी। अब जो मैंने इस साल सेल करी वो सिर्फ 9,000 यूनिट्स है, तो जो खर्चा जो होगा ना कंजम्पशन, वो सिर्फ 9,000 यूनिट्स की होगी, और जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो 2,000 यूनिट्स का बच जाएगा मेरे पास। तो 8,000 प्लस 10,000 मेरी नई परचेजेस माइनस 9,000 जो मेरी कंजम्पशन हुई है इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं हमारा फॉर्मूला क्या बना, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस कंजम्पशन इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका फॉर्मूला बना। अब आप आओ, अगर आपको इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है इसी मेथड से, तो आप कैसे करोगे? बड़ा आसान है, बड़ा आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या होगा, आपके पास ओपनिंग दिया होगा, परचेजेस दी होगी। अब कंजम्पशन आप कैसे निकालोगे, आपको सेल दी होगी और सेल में आपको दिया होगा जीपी मार्जिन इतना है, तो आप जीपी, अगर सेल में से आप जीपी मार्जिन डिडक्ट कर दोगे तो वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जितने का आप सामान बेचा है उसकी कॉस्ट क्या थी। तो अगर मैंने 9,000 यूनिट्स बेची थी पिछले एग्जांपल में, तो उसकी कॉस्ट क्या थी। तो मतलब अगर सेल में से अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डिडक्ट कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा, मुझे क्या पता चल जाएगा, मुझे ये पता चल जाएगा कि उस यूनिट की क्या कॉस्ट थी, तो उसकी कॉस्ट क्या थी। तो अब अपन चलते एग्जांपल में क्या है। अब अपने पास यहाँ पे आते हैं, तो अपने पास था इन्वेंट्री एज ऑन 1/4/2016, कितने रुपए की थी, 8,42,500, मतलब मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री इतनी थी 8,42,500, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। परचेजेस कितनी थी मेरे पास, 7,62,500, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो, अब आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑल दी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। ऐसा हमने पढ़ रखा है, कहाँ पे पढ़ रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, याद कराता हूँ। ऑल दी एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड कंप्राइज ऑफ कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। तो मतलब जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है ना, वो ऑब्वियस सी बात है, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके क्लोजिंग स्टॉक में एडिशन होगा। ऑब्वियसली बात है कि वो आपके क्लोजिंग स्टॉक में एडिशन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 1.5 लाख रुपए है ना, ये भी आपका एडिशन ही है, तो ये भी एक तरीके से परचेज ही हो गई, जो आपकी क्लोजिंग स्टॉक में ऑब्वियसली बात है ये ऐड हो गया। तो 9,12,500, बाकी सेलिंग एक्सपेंसेस का कोई लेना देना नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का भी कोई लेना देना नहीं, फाइनेंशियल चार्जेस भी कभी भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनते, ठीक है। तो अब आपने टोटल सेल करी 12,45,000 रुपए की। अब आप पढ़ना ध्यान से, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2016, मतलब ये 31 मार्च 17 को है ना, ये तो पोजीशन कब है, 31 मार्च 17 को। लेकिन ये बता रहा है पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल मतलब 8/4/2016 की इन्वेंट्री दे रखी है हमें ओपनिंग, तो इससे एक दिन पहले मतलब 31 मार्च 2016 को क्या था, एट द टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च अ सम ऑफ ₹17,500 वाज रिटर्न ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम व्हिच वाज ओरिजिनली परचेज फॉर ₹50,000। मतलब 31 मार्च 2016 को मेरी उस इन्वेंट्री का क्या कॉस्ट रह गई होगी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में। अगर आप देखो, अगर वो 50,000 रुपए का ओरिजिनली परचेज था, लेकिन मैंने 31 मार्च 2016 में ही 17,500 उसे राइट ऑफ कर दिया था, तो जब मैंने परचेज किया था तो एंट्री क्या हुई होगी, परचेज के टाइम एंट्री हुई होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 50,000 रुपए से, है ना, 50,000 रुपए से मेरी एंट्री हुई होगी, 50,000 रुपए ना, है ना। तो अगर मैं देखूँ तो 50,000 रुपए से मेरी एंट्री हुई होगी जब मैंने स्टॉक परचेज किया होगा। तो लेट सपोज मैंने कैश में ही परचेज किया था वो स्टॉक, तो ये मेरी 31 मार्च 2016 को आप पोजीशन समझो, ठीक है। लेकिन मैंने इसमें से 17,500 राइट ऑफ कर दिए थे, तो इसका मतलब मैंने अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो खर्चा बुक कर दिया होगा टू स्टॉक अकाउंट, मेरी ये एंट्री रही होगी। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो मेरी 17,500 से, तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, मेरी जो इन्वेंट्री आ रही होगी वो आ रही होगी 50,000 माइनस 17,500, मतलब 32,500 पे मेरी इन्वेंट्री आ रही होगी। तो अब आप समझो, ठीक है, एंड वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 45,000, ठीक है। ये इस साल मैंने ये जो 32,500 का आइटम है ना, ये मैंने इस साल बेच दिया 42 कितने रुपए में, 45,000 रुपए में, ठीक है। बैरिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20% ऑन सेल्स। अब अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे 12 लाख की मेरी सेल थी, ठीक है, 12,45,000 की सेल थी, जिसमें से 12,45,000 रुपए में से अगर मैं ये 45,000 वाला आइटम माइनस कर दो, ठीक है, तो मतलब मेरी टोटल सेल कितनी थी, मेरी टोटल सेल थी 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए थी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बारिंग दिस ट्रांजैक्शन, मतलब इस ट्रांजैक्शन को छोड़ के सारों में मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था ना, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑन सेल्स। अगर आप देखो तो 20% था मेरा सेल के ऊपर, तो इसका मतलब जीपी मार्जिन क्या था, इसका जीपी मार्जिन क्या था मेरे पास, अगर आप समझ पा रहे हो तो इसका जीपी मार्जिन क्या था, अगर समझ पा रहे हो तो ये है 20%, 20%। तो मतलब जो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आई वो कितनी आई, 12 लाख माइनस 2,40,000, तो 9,60,000।
लेकिन आप ये समझो ये 32,500 वाला माल भी तो बिका है, तो इसका मतलब देखो पहले क्या हुआ, देखो आप समझो पहले, ठीक है। टोटल सेल कितनी थी अगर आप देखो तो 12 लाख रुपए की टोटल सेल थी, 12 लाख, ठीक है, 12 लाख रुपए की, है ना, और 45,000 रुपए की अलर्ट सेल थी, ठीक है। तो अगर मैं दोनों का टोटल करूं तो ये मेरी टोटल सेल थी, ठीक है। अब अपन को बोला है क्वेश्चन में कि इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था, इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो 20% था, ठीक है, 20% था। तो ऑब्वियस सी बात है जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था वो कितना था, 12 लाख माइनस 2,40,000। सिमिलर 12 लाख माइनस 2,40,000 ना, अगर मैं देखूँ तो ये आएगा 12 लाख माइनस 2 लाख 9,60,000 रुपए। तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था। अब आप समझो सिमिलरली 45,000 की सेल के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या था, तो ऑब्वियस सी बात है 45,000 की सेल के लिए पिछले साल इतनी ही परचेज थी, जिसमें से आपने इतना माइनस कर दिया था, मतलब इतना आपने स्टॉक पहले ही खत्म कर दिया था, मतलब स्टॉक का जो कैरिंग अमाउंट आ रहा था वो था 32,500। तो इसका मतलब टोटल जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, टोटल जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो है 9,92,500 रुपए। अगर आप इसमें अगर आप जीपी मार्जिन निकालना चाहो इसका, तो जीपी मार्जिन कितना है, 45,000 माइनस 32,000, तो 12,500। अगर मैं देखूँ 12,500 ऑन सेल्स, तो 12,500 ऑन सेल्स कितना बनता है, 12,500, इतना मैंने प्रॉफिट कमाया इस ट्रांजेक्शन में, तो ये बनता है 28% प्रॉफिट। अगर आप देख पा रहे हो 27.78%, मतलब ये ऑलमोस्ट, मतलब कितना प्रॉफिट कमाया मैंने, 45,000 में मैंने माल बेचा। कितनी जो बुक्स में कॉस्ट आ रही थी वो सिर्फ आ रही थी 32,500 रुपए। तो इसका मतलब कितने में मैंने बेचा, 12,500 रुपए प्रॉफिट कमाया। तो जो इसका जीपी मार्जिन हो गया वो क्या हुआ, 12,500 डिवाइड विद 45,000 रुपए। तो ये मेरा जीपी मार्जिन बन जाता है, ठीक है। अब आप देखो तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है, 9,92,500। तो अगर मैं ये 9,92,500 माइनस कर दूं तो जो मेरी क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो कितना आएगा, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, 62,500। अगर आप देख पा रहे हो इन्वेंट्री इन ट्रेड एज ऑन थीटे, तो ये 62,500। तो हुआ क्या आप समझो, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, 12,45,000 की टोटल सेल है। अब मुझे ये देखना है कि कितना खर्चा लगा इस सेल को करने के लिए मुझे। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला 45,000 रुपए का खर्चा तो अलग है और 12 लाख रुपए का खर्चा अलग है। क्यों, क्योंकि 12 लाख पे जो जीपी मार्जिन था वो 20% था और जो 45,000 पे जीपी मार्जिन था वो डिफरेंट था। तो मैंने क्या किया, पहले 12 लाख की मैंने कॉस्ट निकाली। वो कैसे निकाली, मैंने 12 लाख में से उसको नॉर्मल जीपी मार्जिन माइनस कर दिया और मैंने उसकी कॉस्ट निकाल दी, ठीक है। सिमिलर बेसिस पे मैंने 45,000 की जो कॉस्ट थी वो क्या थी, 32,500। वो मेरे पास कैसे पता चली, मैंने वो मुझे क्वेश्चन ने बता रखा था कि मैंने माल परचेज किया था पिछले साल मतलब 8/4/2016 को। वो मैंने माल परचेज कर रखा था 50,000 रुपए का, जिसमें से मैंने राइट ऑफ कर दिया था पिछले साल ही कितने रुपए, 17,500। तो इसका मतलब जो इन्वेंट्री की जो खर्चा आ रहा हो, इन्वेंट्री जो एक्चुअल कॉस्ट बनी, एक्चुअल कॉस्ट मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से जो कॉस्ट है वो कितने रुपए है, 32,500 रुपए। तो वो ही मैं डिडक्ट करूंगा कंजम्पशन निकालते हुए। तो मैंने क्या किया, वो ही वैल्यू डिडक्ट करी और मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। तो ये मेरा ऑलमोस्ट फ्लो है, ठीक है। अब अपन चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 के ऊपर। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में क्या है, अपन को क्या करना है, देखो अ ट्रेडर प्रिपेयर हिज अकाउंट्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन नो इन्वेंट्री टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15th ऑफ अप्रैल, ठीक है, ऑन विच द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हिज गोडाउन केम टू रुपीज 5 लाख रुपए। मतलब क्या हुआ, अब आप समझो मुझे इन्वेंट्री कब की चाहिए थी, 31 मार्च की इन्वेंट्री चाहिए थी, लेकिन मैं क्या कर पाया, सिर्फ 15 अप्रैल को ही इन्वेंट्री ले पाया। तो अगर आप देख पा रहे हो तो मैं सिर्फ क्या कर पाया, 15 अप्रैल को ही मैं इन्वेंट्री ले पाया। तो इसका मतलब क्या होता है, 15 अप्रैल को ही मैं इन्वेंट्री ले पाया। तो अगर आप देख पा रहे हो तो 15 अप्रैल को ही मैं इन्वेंट्री ले पाता हूँ। तो इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है, जो 15 अप्रैल की मतलब 31 मार्च से जो 15 अप्रैल के बीच की ट्रांजैक्शन हो गई उसे हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी तो हम 31 मार्च के स्टॉक पे पहुंच पाएंगे। तो आप ये समझो 15 अप्रैल जो था ना, वो लेट सपोज हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। आप क्या समझो, इसे 15 अप्रैल को जो स्टॉक दे रखा है ना हमें क्वेश्चन में, तो 5 लाख रुपए जो हमें दे रखा है ना, वो हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। अब हमें कहाँ पे पहुंचना है, हमें ओपनिंग स्टॉक पे पहुंचना है। अब हमारा पर्पस क्या है, हमें ओपनिंग स्टॉक पे पहुंचना है। ओपनिंग स्टॉक मतलब ये हो गया 31 मार्च का, ये 31 मार्च का हो गया और ये मेरा हो गया 15 अप्रैल का, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो 15 अप्रैल का हो गया ना, ये 15 अप्रैल का हो गया। तो ये मतलब ये जो हमें दे रखा है ये 15 अप्रैल का है और हमें पहुंचना कहाँ पे, 31 मार्च के ऊपर। तो इसका मतलब हमें इसके बीच की जो ट्रांजैक्शन है ना वो हटानी पड़ेगी। अब वो हम कैसे हटाएंगे वो अब हम सीखते हैं, ठीक है। अब देखो सेल्स द फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन 31 मार्च एंड 15 ऑफ अप्रैल, ठीक है। अब इसके बीच में क्या क्या हुआ, इसके बीच में हुई सेल हुई 4,10,000 रुपए की, इंक्लूडिंग कैश सेल ऑफ ₹1 लाख। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट सेल हो, उसमें क्या फर्क पड़ता है, अपना जो कंजम्पशन होगा
वो तो क्या होगा, सेल्स माइनस जीपी, है ना, सेल्स माइनस जीपी। अब आप देखो सेल्स रिटर्न भी हुई, तो मतलब मेरी नेट सेल कितनी हुई, अगर मैं बोलना चाहूँ तो मेरी नेट सेल कितनी हुई, 4,10,000, ठीक है, 4,10,000 माइनस 10,000 रुपये, तो ये मेरी नेट सेल्स है, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो मेरी 4 लाख रुपए नेट सेल हुई, ठीक है, नेट सेल हुई। तो अगर आप समझना चाहो तो मेरी नेट सेल कितनी हुई, 4 लाख रुपए। अब आपको क्या करना है, गुड्स आर सोल्ड बाय द ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द सेल, मतलब ये जो सेल वैल्यू है ना, देखो अब क्या है, 20% ऑन सेल है, मतलब जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है ना वो क्या है, 20% ऑन सेल। तो अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है इस आइटम की, तो आप देखो नेट अमाउंट कितनी मैंने सेल करी, आप सबसे पहले तो ये निकाल लिया आपने। फिर आपने क्या किया, इसके अंदर से जीपी मार्जिन निकाल दिया, तो जीपी मार्जिन कितना है, 20% ऑफ द सेल्स। अब सेल क्या आपकी ये वाली वैल्यू है, सेल आपकी ये वाली वैल्यू है, तो आपकी 20% ऑफ द सेल्स कितना हुआ, ये माइनस कर दिया। तो आपकी जो कंजम्पशन आई वो कितनी आई, ऑब्वियस सी बात है ना, सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये जो कंजम्पशन आई वो आपकी आई 3,20,000 रुपए। तो जो आपने माल बेचा, मतलब ऑब्वियस सी बात है ये इन्वेंट्री। अब देखो अब आप अपन को रिवर्स चलना पड़ेगा, देखो अभी मैं समझाता हूँ कैसे रिवर्स चलेंगे अपन, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब अपन समझो, ठीक है, गुड्स आर सोल्ड बाय द ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20, परचेजेस ऑफ रुपी दिस इंक्लूडिंग कैश परचेज ऑफ रुपी दिस, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। तो हमारी टोटल परचेजेस कितनी है, 50,340। तो इसका मतलब अब हमें कहाँ पहुंचना है, ओपनिंग पे पहुंचना है। तो अब देखो, अब हमारा नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेजेस, ठीक है, ओपनिंग प्लस परचेजेस, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन कैसे निकाला, माइनस सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल्स टू क्लोज इन स्टॉक, ठीक है, ये क्लोज इन स्टॉक होता है। तो अगर आप समझो क्लोजिंग में आप कंजम्पशन प्लस कर दो और परचेजेस माइनस कर दो। अगर आप क्लोजिंग में देखो अब क्या होगा, अगर आपको ओपनिंग निकालना है, अब हमारे केस में क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक निकालना ना आपको। ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, अब आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, अगर आप क्लोजिंग में, क्लोजिंग जो स्टॉक आ रहा है, क्लोजिंग में आप क्या करो, कंजम्पशन प्लस कर दो, जो ये माइनस था इधर आके प्लस बन गया, तो आपने क्या किया, क्लोजिंग में कंजम्पशन प्लस कर दिया, कंजम्पशन, ठीक है, अच्छा कंजम्पशन, ठीक है, प्लस कर दिया, क्लोजिंग में आपने कंजम्पशन प्लस कर दिया और परचेजेस माइनस कर दिया, तो परचेजेस माइनस कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप देखो, अच्छा, तो ये आपका क्लोजिंग में आपने कंजम्पशन प्लस कर दिया और परचेजेस माइनस कर दिया। तो अगर आप देखो तो क्लोजिंग कितना था आपका, ये था 5 लाख रुपए, प्लस आपने कंजम्पशन प्लस कर दिया, माइनस कर दिया परचेजेस। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका ओपनिंग स्टॉक रहा होगा वो रहा होगा 7,59,600, है ना, 660। तो ये आपकी फिगर रही होगी। अगर आप इसे क्रॉस टैली वापस से करना चाहो तो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस कंजम्पशन इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक, जो कि 5 लाख रुपए टैली हो रहा है। तो मतलब हमारा जो ये फिगर आई है 7,69,660 रुपए, एकदम सही फिगर आई है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब अपन चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 के ऊपर, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 बोलता है, इन्वेंट्री टेकन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वाज कंप्लीटेड बाय 10th ऑफ अप्रैल 2016। मतलब हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन करनी थी 31 मार्च को, लेकिन वो कंप्लीट हुई 10 अप्रैल को, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो 10 अप्रैल को जो वैल्यूएशन है वो है 10 अप्रैल की, ठीक है। और जो हमें चाहिए वो चाहिए 31 मार्च की। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स आना पड़ेगा, ठीक है। अब रिवर्स कैसे आएंगे अपन समझो। द वैल्यूएशन ऑफ विच शोड ऑफ इन्वेंट्री फिगर ऑफ रुपीज 16,75,000 रुपए। तो 10 अप्रैल को जो फिगर आ रही थी ना वो आ रही थी 16,75,000 रुपए, ठीक है। ये अभी आपको क्लियर है। एट कॉस्ट एज ऑन द कंप्लीशन डेट आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अब ऑब्वियस सी बात है, अपन को क्या करना पड़ेगा, जो बीच के ट्रांजेक्शंस है वो हटाने पड़ेंगे ताकि हम 31 मार्च के स्टॉक पे पहुंच पाए, ठीक है। आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेंट्री, मतलब 31 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में क्या क्या हुआ। सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर वर मेड फॉर रुपीज 68,650, प्रॉफिट मार्जिन बिन 33% ऑन कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, आपने टोटल सेल करी 68,750, ठीक है। तो अब आप समझ लो कि लेट एक्स बी द कॉस्ट, ठीक है। अगर x रुपए कॉस्ट थी तो मैंने बोला कितने परसेंटेज मैंने प्रॉफिट कमाया ऑन कॉस्ट, मैंने कमाया 1/3 ऑफ x, ठीक है, 1/3 मल्टीप्लाइड विद, ठीक है, मैंने 1/3 मल्टीप्लाइड विद x, तो इतना मैंने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो x है अब वो क्या हुआ होगा, अगर x प्लस 1/3, अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ, अगर देखो आप समझो इस चीज को, तो अगर x हमारी कॉस्ट थी और हमने 1/3 ऑफ द प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कमाया, क्योंकि देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 33.33% ऑन कॉस्ट। तो अगर मैं 33.33% ना 33.33% लिखूँ तो 33.33% मतलब क्या होता है, या तो आप ऐसे कर लो, ज़्यादा बढ़िया है, आप क्या करो 33.33% लिख लो, 33.33% ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ तो x प्लस 33.33%, 33.33% ऑफ x इज इक्वल्स टू अगर मैं बोलूँ तो 68,750, है ना, ये मेरा फॉर्मूला बना।
अगर आप समझ पा रहे हो तो x प्लस 33.33% ऑफ x इज इक्वल टू 68,750। तो अगर मुझे x निकालना है क्योंकि कंजम्पशन क्या हुई होगी x, मतलब जो कॉस्ट है उसकी वो क्या हुई होगी, वो हुई होगी, अगर मैं देखो अगर इस फॉर्मूले से निकालना चाहूँ तो x 1 प्लस 33.33% ना, ठीक है, 1 प्लस 33.30 इज इक्वल्स टू 68,750। अब आप देखो 1 को आप क्या लिख सकते हो 100%, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, तो 100 डिवाइड बाई 100 भी लिख सकते हो, तो इसका मतलब 100% प्लस 33.33% मतलब बन जाता है 133.33%। तो x इज इक्वल्स टू, अगर x इंटू मतलब ये क्या बन रहा है x इंटू 133.33% ना, तो ये आपका बन रहा है इज इक्वल्स टू 68,750। तो अगर आपको 68,750 से 68,750 को आप 133.33% से अगर आप डिवाइड कर दो तो आपकी जो अब जो चीज आएगी उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब ये कंजम्पशन अल्टीमेटली, ठीक है। 68,750 में से तो इतना मतलब आपका कंज्यूम हुआ है माल, ठीक है, तो 51,563 आपका माल कंज्यूम हुआ है, ठीक है। अब आप चलो यहाँ पे है ना, परचेजेस फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री अमाउंटेड टू ₹90,000 एट कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब जो 90,000 रुपए की जो परचेजेस है उसमें हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी मिला। तो इसका मतलब अल्टीमेटली मेरी परचेजेस कितनी रिकॉर्ड हुई, अगर आप देख पा रहे हो 10%, तो 81,000 की मेरी नेट परचेजेस बनी। तो इतनी परचेजेस मतलब ड्यूरिंग द पीरियड हुई, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आओ, एट कॉस्ट लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड द गुड्स वर एडेड टू द इन्वेंट्री एट द मार्कअप प्राइस ऑफ ₹3,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। मतलब आप समझो 3,000 रुपए की मुझे सेल रिटर्न भी हुई, तो 3,000 रुपए की जब सेल रिटर्न होती है तो होता क्या है, मेरी इन्वेंट्री अप हो जाती है। तो ऑब्वियसली बात है वो एक तरीके से क्या हुआ, परचेज की तरह हुई। तो इसे आप क्या ट्रीट करो, परचेज की तरह ट्रीट करो, या फिर जैसा कि मैंने आपको पिछले इलस्ट्रेशन में समझाया था, आप क्या करो अपनी सेल में से नेट ऑफ कर दो। मतलब 68,750 सेल है ना, आप क्या करो, अगर देखो 68,750 सेल है ना, तो आप क्या करो इसमें से ही आप 3,000 रुपए माइनस कर दो। अगर आप 3,000 रुपए माइनस कर देते हो तो ऑटोमेटिक जो कंजम्पशन है वो कितना आ जाएगा, वो कम आ जाएगा। तो अगर आप क्या करो 68,750 जो सेल है ना आपकी, उसमें से आप 3,000 रुपए माइनस कर दो, तो आपकी जो कंजम्पशन होगा ना वो कम हो जाएगा कंजम्पशन। और या फिर आप क्या करो, ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, या तो ये कर सकते हो, मतलब आप सेल को ही नेट कर दो, सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगी। मतलब आप क्या करो सेल में से अपनी सेल रिटर्न नेट कर दो और फिर आप क्या करो उसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालो, ठीक है। तो अब जो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रहा है वो आ रहा है 49,313.73। तो ये तो सबसे बढ़िया मेथड है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप क्या करना चाहते हो, सेल ओरिजिनल शो करना चाहते हो, तो 68,750, तो आप क्या करो जो परचेजेस हुई ना, परचेजेस कितनी हुई है अब आपकी, अब आप समझो 3,000 रुपए की सेल रिटर्न हुई, तो 3,000 रुपए की आपके पास सेल रिटर्न हुई। तो अब आप समझो कि इन्वेंट्री आपकी कितने से अप हुई होगी, 3,000 में से, 3,000 में से, लेकिन 3,000 कितने के बराबर है, 133.33% के बराबर है। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर आता है 83,250। अगर मैं देखो तो ये क्या आता है 83,250, मतलब जो मेरी ये जो 3,000 रुपए की सेल है ना, ये कितने परसेंटेज के बराबर है, ये मेरा 133.33% के बराबर है। तो इसका मतलब जो कॉस्ट होगी इसकी वो कितनी होगी, वो मैंने निकाल दी 83, मतलब टोटल परचेजेस मेरी क्या होगी 83। या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा बेटर कौन सा मेथड है, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बेटर मेथड यही है कि आप क्या करो, मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर मेथड है कि आप 3,000 रुपये आप क्या करो यहाँ से माइनस कर दो, तो आपका जो आंसर आया आपको बड़ा सिंप्लिसिटी के साथ आंसर आया। तो अब आप समझो अपने को ओपनिंग स्टॉक निकाला, अब अपन कैसे निकालेंगे, मैंने बोला क्लोजिंग में आप अगर कंजम्पशन प्लस कर दो, क्लोजिंग में आप अगर आप कंजम्पशन प्लस कर दो और परचेजेस माइनस कर दो, तो आपका ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, वो आएगा 164,313.73, ये आपका आया, ठीक है। आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वॉज फाउंड दैट देयर वर सर्टन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम costing ₹11,250 which should be taken at ₹55250 to ensure disposal at to an interested customer। मतलब इसमें इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो 16,43,313 रुपए आ रहे हैं ना, इसमें एक 12,500 रुपए का आइटम है जिसे हमें 11,250 का आइटम है, सॉरी 11,250 का आइटम है जिसे हमें सिर्फ 5,250 पे वैल्यू करना चाहिए। 5,000 अगर आप देखो तो जिसे हमें 5,250 पे ही वैल्यू करना चाहिए। तो इसका मतलब हमें अपनी इन्वेंट्री में से 6,000 रुपए कम कर देने चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से हमें नोशनल लॉस हुआ। तो हम क्या करेंगे अपनी इन्वेंट्री में से, क्योंकि 11,250 की चीज को हमें 5,250 पे लाना है, तो हमें अपनी इन्वेंट्री की टोटल अमाउंट को घटाना है, तो हम 6,000 रुपए से घटा देंगे। सिमिलर बेसिस पे अगर आप देखो है ना, डिलीवरी एज अ रिजल्ट कस्टमर रेफ्यूज टू टेक नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स फॉर एस्टिमेटेड टू 8 मिनट 2 मिनट
फिर हमें दूसरी एडजस्टमेंट दे रखी है ना, वो दे रखी है ड्यू टू हैवी फ्लड सर्टन गुड्स कॉस्टिंग रुपये 15,500 वर रिसीव फ्रॉम द सप्लायर बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर। मतलब जो सप्लायर ने जो माल भेजा ना वो बड़ी देरी से भेजा, तो ऑब्वियस सी बात है एज ए रिजल्ट द कस्टमर रेफ्यूज टू टेक द डिलीवरी एंड द एनआरवी ऑफ द गुड्स वाज एस्टिमेटेड टू बी रुपये 12,500। अब हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें से लोअर कौन सा है, अगर मैं कॉस्ट देखूँ तो 15,500 है और जो एनआरवी है वो सिर्फ 12,500 है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इन्वेंट्री कितने पे वैल्यू करनी चाहिए, मुझे 12,500 पे करनी चाहिए। लेकिन अभी जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो रही है वो हो रही है 15,500 पे, क्योंकि जो सारी चीजें ना वो यहाँ पे देखो आप एट दी कॉस्ट दे रखा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मुझे 15,500 माइनस 12,500 मतलब 3,000 रुपए का जो लॉस है, 3,000 रुपए का जो लॉस है, मतलब 15,500 माइनस 12,500 रुपए का जो लॉस हुआ, मतलब ये 3,000 रुपए का जो मुझे लॉस हुआ वो भी मेरी इन्वेंट्री की फिगर में से कम करना पड़ेगा। अगर आप समझ पा रहे हो तो ये भी मुझे इन्वेंट्री की फिगर में से कम करना पड़ेगा। तो जो मेरी अब नेट इन्वेंट्री की फिगर आएगी ना वो आएगी, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, अच्छा ठीक है, वो आएगी मेरे पास, अगर नेट फिगर में निकालूँ तो मेरे पास नेट फिगर आएगी 1634313। अगर आप देख पा रहे हो तो 1634313, हमारा 313 आ रहा है तो वो तो माइनर से डिफरेंस है। अब अपन चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 के ऊपर। अब वापस से फीफो और वेटेड एवरेज मेथड आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें बड़ा आसान है, ठीक है। तो फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ अ स्पेयर पार्ट ऑफ द श्रीराम मिल्स। लेकिन मैं इस एक काम करता हूँ, पहले अपना फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ वहाँ पे ना। अब मैंने फॉर्मेट तैयार कर दिया है, अब आप यहाँ पे आओ, ठीक है। तो फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ द स्पेयर पार्ट ऑफ श्रीराम मिल्स, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री नील थी, परचेजेस 100 यूनिट्स थी, इशूड फॉर कंजम्पशन 50 यूनिट, परचेजेस 200 यूनिट, इशूड फॉर कंजम्पशन 100 यूनिट, इशूड फॉर कंजम्पशन 100 यूनिट। अब आप देखो टोटल ओपनिंग कितना था, आप अगर आप पहले आप समरी बनाओ, ठीक है। ओपनिंग कितना था आपके पास, ओपनिंग था 0 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा जी, परचेजेस कितनी थी आपके पास, परचेजेस अगर आप देख पा रहे हो तो टोटल परचेजेस थी 100 प्लस 200, मतलब टोटल परचेजेस कितनी थी आपके पास, 300 थी, ठीक है। 300 यूनिट्स परचेज करी आपने और कंजम्पशन कितनी हुई, तो 50, 100 और 100, मतलब टोटल कितनी कंजम्पशन हुई आपके पास, कंजम्पशन, ठीक है। कंजम्पशन कितनी हुई आपके पास, है ना, अगर आप देख पा रहे हो तो 50, 100 और 100 मतलब 250 यूनिट्स। तो इसका मतलब अगर मैं फीफो मेथड लगाता हूँ, फीफो मतलब जो पहले आया था वो पहले गया होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 50 यूनिट बची होगी वो मेरे पास कौन से लॉट की बची होगी, जो सबसे लास्ट में आया था। और अगर आप देखो सबसे लास्ट में क्या आया था मेरे पास, तो मेरे सबसे लास्ट में आया था मेरे पास ये 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 40। तो ऑब्वियस ही बात है जो मेरी इन्वेंट्री वैल्यूएशन होगी वो होगी 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹40, तो मतलब 2,000 रुपए मेरी इन्वेंट्री वैल्यूएशन होगी। तो आप क्या कर सकते हो, बड़ा शॉर्टकट फॉर्मूला है ये, तो इन्होंने तो बड़ी एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है कि इतना इतना ये इश्यू हुआ, इतना परचेज हुआ, इतना इश्यू हुआ, वो तो आपको आ गई, वो तो मैंने आपको पहले ही समझा दी थी। तो आप एक चीज ध्यान रखो, अगर फीफो मेथड दे रखा है ना तो आप हमेशा शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हो, लेकिन पेपर में कभी शॉर्टकट नहीं अप्लाई करना। पेपर में हमेशा शॉर्टकट किस लिए अप्लाई करना, ताकि आप आंसर चेक कर सको कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर आप समझ रहे हो कि अगर आपकी टोटल परचेजेस कितनी थी 300, आपकी सेल कितनी थी 250, तो ऑब्वियसली बात है 50 यूनिट बची होगी। अब फीफो मेथड क्या बोलता है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, तो मतलब अगर ऑब्वियसली बात है अगर 1 जनवरी 2016 को कोई सामान आया है तो वो पहले ही जाएगा, तो इसका मतलब जो 50 यूनिट बची होगी मेरे पास वो कौन सी बची होगी, वो ये वाली बची होगी। तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे आप है ना फीफो मेथड में तो बड़ा सिंपल है आपके लिए शॉर्टकट लाना ना, है ना, बस ये शॉर्टकट कभी भी लीफो और वेटेड एवरेज में मत लगाना, ठीक है। अब वेटेड एवरेज में अपन को यही इलस्ट्रेशन पूरे फॉर्मेट में सॉल्व करनी है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो, अगर मैं एक काम करता हूँ इसके कॉपी कर लेता हूँ वहाँ पे, आप देखो अपन को यही वाली इलस्ट्रेशन ना वेटेड एवरेज मेथड से सॉल्व करनी है, तो अब अपन ना बड़े सिक्वेंसली चलेंगे, ठीक है। अब आप देखो 1 जनवरी 2016 को आपके पास ओपनिंग तो कुछ था नहीं, तो आपने क्या किया, 1 जनवरी 2016 को परचेजेस करी, कितनी यूनिट्स परचेज करी, 100 × 30, मतलब टोटल अमाउंट कितना हो गया, 100 × 30 मतलब 3,000 रुपए की परचेजेस करी। फिर आप देखो 15 जनवरी 2016 को क्या होता है, माल आपका इशू हो जाता है। कितने यूनिट्स इशू होते हैं, तो 50 यूनिट्स इशू होते हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो इसका मैं अगर बैलेंस निकालना चाहूँ तो बैलेंस क्या बचा होगा, बैलेंस इतना ही बचा होगा, 100, रेट वही और अमाउंट भी वही, तो इसका मतलब जो मेरे पास बचा होगा वो 3,000 रुपये बचा होगा। और आप देखो ये वाली चीज़ बची होगी। अब आपको इशू जो करना है, इशूड फॉर कंजम्पशन, वो कितने 50 यूनिट्स इशू हुई, 50 यूनिट्स इशू हुई एट द रेट ऑफ
30, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो एवरेज रेट आ रही है वो कितनी आ रही है, वो देखो ना आप क्या करो, क्लोजिंग रेट तो देखो, मतलब जब इशू हो रहा है ना उसके पिछले जस्ट पिछले जो क्लोजिंग रेट आ रही है ना, जो क्लोजिंग मतलब जो बैलेंस इन्वेंट्री की जो रेट आ रही है ना उस पर आप वैल्यूएशन करो। मतलब क्या करना है आपको, हमेशा जब इशू हो रहा है ना माल, उसके जस्ट पिछले वाली जो रेट है ना बस वो आप उठाओ और वेटेड एवरेज में वो डाल दो, ठीक है। अब आपका मतलब ये जो रेट है वो 1500 रुपए। अब आपका जो बैलेंस बचा होगा वो कितना बचा होगा, 100 माइनस 50, ठीक है। सिमिलरली रेट तो सेम ही रही क्योंकि इशू सेम पे ही हुआ है, और 30,000 में से 1500 रुपए माइनस हो गया। तो ये आपका मतलब इसका मतलब क्या होता है, जब जब इशू होता है ना, जब माल इशू होता है ना तो मेरी वेटेड एवरेज रेट सेम रहती है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे तो 30 की 30 ही रही, लेकिन जब जब माल मेरा नया परचेज होता है ना तो मेरी वेटेड एवरेज रेट चेंज होती है। अगर अब अभी अपन को ये समझ आएगा, 1 फरवरी 2016 को देखो आप, 1 फरवरी 2016, ठीक है। अब मैंने कितना परचेज किया, मैंने परचेज किया 200 यूनिट्स, ठीक है। 200 यूनिट्स परचेज करी एट दी रेट ऑफ 40 रुपए, और मतलब टोटल अमाउंट कितना है परचेज किया मैंने, 8000 रुपए। अब आप देखो जो मेरी इन्वेंट्री थी वो 50 रुपए 50 यूनिट्स पहले थी, अब मेरी 200 हो गई, और मेरा जो अमाउंट था वो 1500 रुपए पहले था और अब 8000 रुपए और हो गया, तो मतलब 9500 हो गया होगा। तो इसका मतलब दिस डिवाइड विद दिस, तो मतलब अब जो मेरी इन्वेंट्री की जो रेट है वो कितनी आ रही, 38 रुपीज। अब जो मतलब मेरा माल जो इश्यू होगा ना वो इस रेट के ऊपर इश्यू होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, आप क्या करो जब भी माल इशू हो ना उससे ऊपर वाली रेट देखना क्या क्या रेट है। अगर अब देखो आप क्या करना, अब देखो मान लो जैसे 15 फरवरी को माल इशू हुआ ना, 15 फरवरी 2016 को अगर माल इशू होता है, कितना माल इशू हुआ मेरे पास, 100 यूनिट्स इशू हुई ना। अब आपको क्या करना है, कौन सी रेट पकड़नी है, जो जस्ट ऊपर वाली है। जस्ट ऊपर वाली कौन सी रेट है, ये वाली रेट है, तो आपको इस रेट से माल इशू करना है। तो अगर आप देखोगे तो 100 इंटू 38, तो अब आपका जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बची 250 माइनस 100, ठीक है, 150 बची, और आपका जो अमाउंट बचा 950 माइनस 3800। अगर आप इसे डिवाइड विथ 150 करो तो आपकी रेट क्या रहेगी, 38 ही रहेगी। तो इसका मतलब एट एवरी इशू रेट विल नॉट चेंज बट एट एवरी परचेज रेट विल चेंज। ये आपका कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ठीक है। अब आप देखो 20 फरवरी 2016 को भी आपने माल इशू किया, 20 फरवरी 2016 को भी आपने माल इशू किया, कितने यूनिट्स इशू करी आपने, 100। तो अब मैंने क्या बोला, इसके जस्ट ऊपर वाली परचेज वो देखो क्लोजिंग, तो 38 रुपए आ रही है, तो इसी से माल इशू हुआ होगा, तो आपकी जो इतना हुआ। अब आप देखो अब आपकी जो वैल्यूएशन हो रही वो क्या होगी, तो वो होगी 1900 रुपए, और डिवाइड विद दिस, तो आपकी जो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन आ रही होगी वो कितने रुपए आ रही होगी, 1900 रुपए आ रही होगी। अगर आप देखो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर, अगर देखो आप 1900 रुपए यहाँ पे, समझ रहे। तो आपको क्या समझना है, एट एवरी इशू द रेट विल रिमेन कांस्टेंट बट एट एवरी परचेज रेट विल चेंज। ये आपका कॉन्सेप्ट निकल के आता है और आपका इन्वेंट्री चैप्टर अब समाप्त हो जाता है पूरा।